देखिए, थोड़ा बात करते हैं कि आने वाले 5 एग्जाम्स में क्या अपने को करने की जरूरत है जिससे श्योर शॉर्ट तरीके से विदाउट एनी डाउट मेरा एग्जाम क्लियर हो ही हो। राइट। तो उसमें कोई ना नुकुर, कोई शक की गुंजाइश ना। अब एमपी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है। और एमपी पीसीएस में एक अच्छी चीज क्या होती है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो लोग क्या करते हैं ना कि जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, वो लोग आपको रिलीज कर देते हैं। राइट। अब एमपी का जो पैटर्न है उसमें कुछ स्पेसिफिक वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह की चीजें पूछते हैं। उस पोर्शन को अगर हटा दिया जाए, या नेटवर्किंग वगैरह के भी वो लोग एम्पल क्वेश्चन, कंप्यूटर वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन बाकी पीसीएस में भी पूछा जाता है, जो भी आपका कंप्यूटर या आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है। लेकिन उतना स्पेसिफिक होकर के नहीं पूछते हैं जितना एमपी पीसीएस आपसे पूछता है। अगर इनमें से एक किसी भी पीसीएस के हिसाब से आपने आईटी टेक्नोलॉजी को ठीक से पढ़ रखा है, तो बाकी एग्जाम में भी वही चीजें आ जाएंगी। राइट। तो ये एक फायदा होता है कि कोई अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता है। जो मोर और लेस 70% सिलेबस है वो सेम हो। और मार्केट में लोगों के बीच बहुत चर्चा होते रहती है कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा होगा या नहीं होगा, इस साल हम मेंस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इन सारी चीजों में लोग बहुत अपना समय नष्ट करते हैं। और खासतौर से तब समय नष्ट करते हैं जब अपना एग्जाम वो लोग दे करके आ गए होते हैं। राइट। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि कट ऑफ के बारे में आपको कंसर्न होना ही है तो एग्जाम देने जाने से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले आपको कंसर्न होना चाहिए। जैसे अभी यूपी पीसीएस के बारे में हम आप लोगों को बताएं कि क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो श्योर शॉर्ट तरीके से मेरा सही। फॉर एग्जाम्पल 140 अगर अटेम्प्ट करते हैं और 110 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 10 क्वेश्चन वो क्या करेंगे कि आपको इक्वेट कर देंगे वो 30 गलत क्वेश्चंस को, और काट पीट करके आपके 100 नेट सही हो जाएंगे। अब ये सारी चर्चा लोग एग्जाम देने के पहले दिमाग में नहीं रखते हैं, उसके पहले चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं। ये डिस्कशन तब हो रहा होता है जब एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं कि आपको परफॉर्म करके आ गए होते हैं। जैसा कि हम बताएं कि कट ऑफ वगैरह, मेरा मानना है कि 3 तरीके के लोगों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। 3 तरह के लोगों को कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। एक वो जनता जिसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, उसको फिर मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। एक आध नंबर हेयर एंड देयर अगर नहीं भी हो रहा है सिलेक्शन, तो अगले बार वो दे रहा होगा। पहला चीज, वो गीता में भी भगवान कृष्ण बताए हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर आपका अख्तियार है, फल पर आपका अख्तियार नहीं। जैसे बीपीएससी में लास्ट टाइम 97 98 ऐसे कट ऑफ जाता था जनरल का, बट समहाउ जो एकदम सबसे लास्ट वाला एग्जाम है उसमें कट ऑफ चला गया आपको 109। उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको बहुत डिस्कस करने का कोई फायदा भी नहीं था। कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गेस भी नहीं किया कि कट ऑफ वुड बी एज हाई एज 109। तो जो भी ठीक ठाक तरीके से जो लोग एग्जाम में परफॉर्म करके आ रहे हों, जैसे करण से कल हम बात कर रहे थे, तो उनके कुछ 67 आपको एमपी में बन रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका एग्जाम ठीक ठाक गया है, अच्छा गया है, तो आपको कट ऑफ के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। खराब गया है तब तो और भी नहीं करना चाहिए, फिर आराम से चादर तान करके सोइए और अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और अगर आप मीडियोकर टाइप से हैं, सबसे बुरी हालत उन्हीं लोगों की होती है जो जिनको कभी लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा। किसी एक फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं मेरा हो जाएगा, और किसी एक फ्रेंड सर्किल या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित होकर के उनको लगता है कि आपको मेरा नहीं होगा। अब क्यों इस
कैटेगरी को हम सबसे खतरनाक बताएं, बिकॉज ये जनता उधेड़ बुन में लगा रहता है। ये लगी रहती है जनता, मेरा होगा नहीं होगा, प्रीलिम्स के रास्ते जाएं कि मेंस के रास्ते जाएं, क्या करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो मेंस की तैयारी करिए, एग्जाम बहुत खराब गया है तब तो फिर से अगले प्रीलिम्स की तैयारी करिए, और अगर बीच में है तो अपना समय नष्ट मत करिए। जैसे एमपी पीसीएस अभी हुआ, मेरा अच्छा गया या बुरा गया, फिर से नवंबर में एमपी पीसीएस का आने वाला है। 4-5-6 क्लासेस जो भी हम लिए उससे 30 के आसपास क्वेश्चन वगैरह आए, आउट ऑफ 32 ठीक ठाक है। इतना शायद वहां ग्वालियर में भी आप जाएं तो शायद नहीं करवा पाए, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरा एग्जाम अच्छा गया या बुरा गया, वो जो हम आपको 10 पन्ने 15 पन्ने बताए हैं ना, वो आने वाले 3 महीने में वो करंट अफेयर्स चेंज नहीं होने वाला है। कुछ और चीजें हम आपको एड ऑन करेंगे। दैट रियली डजंट मीन कि एक एग्जाम की तैयारी आपने अच्छे से की है, उसको अपना खून पसीना दिया हुआ है, और देन सडनली आप वहां से इंटरेस्ट खींच ले रहे हैं। उन पन्नों को भी एक बार देखते रहिए, चीजें बेटर होंगी। और एज फार एज कट ऑफ का जहां तक सवाल है, तो कट ऑफ को लेकर के थोड़ा चिंता आदमी को तब करना चाहिए जब एग्जाम में 3-4 महीने बचे हुए हो, या 1 साल बचा हुआ हो, या जब हम एग्जाम की तैयारी शुरू की। एग्जाम के लिए एक बार 7 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन बचे हुए हैं, तब चिंतित मत होइए कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा। या फिर एग्जाम दे करके आ गए तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, राइट, कि कैसे एग्जाम में कट ऑफ क्या जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो एमपी पीसीएस वाला एग्जाम हुआ है, इसमें लास्ट टाइम कट ऑफ 69 गया था, और लास्ट टाइम 200 के करीब सीटें थी। इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 263 था, शायद 263 262 ऐसा था। इसी में 5-10 और 50-100 और अगर मध्य प्रदेश सरकार को लगा तो वो और एड ऑन लेटर ऑन भी वो और लोगों को एड ऑन कर सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट टाइम से टफ था। ये एमपी तो हो चुका है, बट हम आपको एक बता रहे हैं कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स का कट ऑफ कैसे एनालाइज करना चाहिए और कितने के लिए तैयार होना चाहिए, कितना अपने को पानी में मारना चाहिए। लास्ट टाइम 200 सीट थी, कट ऑफ 69 था, पेपर रिलेटिवली आसान था। इस बार सीट ज्यादा है, प्लस कोविड था, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि 35-40% से ज्यादा लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। 35% 40% से ज्यादा लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। इतने ही लोग हैं जो वहां पे प्रेजेंट रहे। प्लस क्वेश्चन पेपर भी ट्रिकी था, जो एमपी के भी क्वेश्चन थे, जो एमपी स्पेशल थे, वो भी बहुत इन डेप्थ पूछे गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे, पॉलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे। और इसके अतिरिक्त बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह थे वो ठीक ठाक लॉजिकल क्वेश्चन थे। इससे हम अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कट ऑफ लास्ट टाइम अगर 69 था, तो इस बार अगर 65 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपने ठीक ठाक प्रिपेयर किया हुआ है। हो सकता है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा था लेकिन पेपर टफ आ गया है इस बार, राइट, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, राइट। उसके लिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, आप अपने को ब्लेम मत करिए। पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे क्वेश्चंस थे, प्लस जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जारी किया है उसमें कुछ कुछ चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स डाउट्स भी रेज कर रहे हैं। इन सब मामलों में अंतिम फैसला क्या होता है ये आप आयोग डिसाइड करता है, और आयोग जो भी चीजें बता देगा वही फाइनली फाइनल मान ली जाएगी। कल की क्लास में भी हम आपको बता रहे थे कि नेशनल ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़िए कि इंडिया में एक ही जगह हीरा मिलता है, और वो आपको पन्ना है, राइट, मध्य प्रदेश में। और पीसीएस, बाकी पीसीएस को लगता है कि मेरे यहाँ भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मोर और लेस पाए जाते हैं, तो उनका आपको कहानी पढ़ना होगा। जैसे एक क्वेश्चन जो काफी कंट्रोवर्शियल आ रहा है, जिसको लेकर के लोगों ने क्वेश्चनिंग भी किया है, ये आपको और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम आपको बताएं ना कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में से, जैसे हम आपको बाइफर्केशन करके बताए थे, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको जानने चाहिए,
इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एमपीपीसीएस देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। जैसे पूछा इन्होंने, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? सिंध बेसिन लिखा हुआ है, गंगा बेसिन लिखा हुआ है, यमुना बेसिन लिखा हुआ है, ताप्ती बेसिन लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर इसका जवाब आपको गंगा बेसिन भी मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टडी मटेरियल मार्केट में है। पीसीएस ने इसका आंसर आपको यमुना बेसिन माना है, और मेरा भी व्यक्तिगत तौर से मानना है कि इसका आंसर यमुना बेसिन ही होना चाहिए, बिकॉज पहले पेपर पे ही बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चुनिए। प्लस एनसीईआरटी पढ़ने जाइए तो लिखा हुआ है कि अलग अलग 20 थालाएं मोर और लेस इस देश में बड़ी नदियों के पाए जाते हैं। थाला मतलब बेसिन होता है, या इसको कैचमेंट एरिया समझ सकते हैं, राइट, कि कितने दूरी तक इस नदी से नहरें वगैरह निकाल करके सिंचाई का प्रबंध किया गया है। तो दैट इज ट्रू कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो इस नाते देखिए तो गंगा एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। हाउएवर यमुना और भी एप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज चंबल सिंध बेतवा केन ये चारों नदियां आपको बाएं से दाएं के तरफ आपको ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना। एक आध क्वेश्चन और जिसके ऊपर आयोग पे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया है, जैसे जो केशव चंद्र सेन वाला हम आप लोगों को आंसर बता रखे थे, नोट्स में भी दिखाए थे कि मेरे नोट्स में वहां पर दिया हुआ है, उसका आंसर भी आयोग ने गलत दे रखा है समहाउ, और बहुत सारे लोगों ने इसका क्वेश्चन वगैरह रेज किया। अब इसकी कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं कि लोगों ने क्वेश्चन रेज किया। मेरे कहने का मतलब कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर साल हर आयोग में आते हैं, और अगर आप बाउंड्री पर लोकेटेड हैं, जैसे एमपीपीसीएस में हम लोगों ने बात किया 140 अटेम्प्ट करिए, 110 सही करिए और 30 गलत भी हुए तो नेट आपके 100 सवाल सही होंगे। अब नेट 100 सवाल सही होने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट टाइम अगर 126, 128, 124 ऐसे कट ऑफ जा रहा है, तो 100 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें इंटू 1.33 तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली योर 133 मार्क्स। बट ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन अगर आयोग ने, और इसमें हर चीज के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक मौजूद है, आप गंगा बेसिन के लिए भी उतना ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक मौजूद है और यमुना बेसिन के लिए भी उतना ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक मौजूद है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन के कारण अगर मेरा सिलेक्शन रुक जा रहा है कि सारा मतलब मैंने मेहनत किया, इतने अच्छे से पढ़ाई किया, 10-10 रुपए के वो ब्लैक वाले पेन भी खरीद करके हम गए, माता पिता का आशीर्वाद भी लेकर के गए, और समहाउ बोलते ना हाथ ही निकल गया, उसकी पूंछ रह गई। तो अगर पूंछ को रहने देने से बचना है तो इसका मतलब कि आपको फिर 100 नहीं, नेट 105 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना चाहिए। कंपटीशन हर साल थोड़ा बेटर होता जाता है, तो 100 क्वेश्चन अगर आपके इस बार आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 5 और ऐड ऑन कर दीजिए, 105 आपके सही होंगे। अब 105 सही करने का सीधा सा स्ट्रेटजी क्या है? रिवीजन। बहुत सारी चीजें आपको हम बताए हैं, बहुत सारी चीजें, उससे ज्यादा चीजें आप लोगों को खुद के बेसिस पर पता है। हमको लगता है कि हम आपको 10% इनपुट देते हैं और 90% चीजें आप लोगों को पता रहती हैं। हम थोड़ा ब्रशअप करने का, या हो सकता है कि कुछ न्यू डायमेंशन आप लोगों को दिखा पाते हो कहीं कहीं पर, वो भी बिकॉज आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपकी बेटर होंगी, आपको चीजें आती होंगी, बस चीजों को थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत होती है। अगर क्वेश्चंस का बाइफर्केशन देखा जाए तो हम आप लोगों को बताए थे कि 48 क्वेश्चंस ऐसे थे एमपीपीसीएस में जो बहुत आसान थे, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इजीली आप गेस कर सकते थे। पता नहीं किन बेवकूफों ने आंसर की में बता रखा था कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो कौटिल्य की किताब है वो आपको अशोक वगैरह के बारे में बताएगी, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, टाइम मशीन वगैरह का इजाद नहीं किया गया है। तो 6 क्वेश्चन वैसे आप इजीली गेस कर सकते थे, 48 क्वेश्चंस बहुत आसान थे, 23 क्वेश्चन मीडियोकर लेवल के थे और 23 क्वेश्चंस रिलेटिवली टफ थे। अब ये टफ और आसान क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आगे आने वाले एमपीपीसीएस में या यूपीपीसीएस में या झारखंड में या बिहार में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आसान लग रहे होंगे,
कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, वो कभी हम पढ़े ही नहीं होंगे तो मेरे लिए बहुत टफ होगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमको बहुत आसान सा क्वेश्चन लगे, राइट, वो हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल। फंस गया रे ओबामा मूवी में अंग्रेजी को ग्लोरीफाई करते हुए एक इंग्लिश के टीचर बोलते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि अंग्रेजी पढ़ना, मतलब वो मिक्स हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, तुम लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना इज लाइक अ राइस बाउल ईटिंग, बट इट इज नॉट सो, इट इज लाइक अंडरस्टेकर्स गेम, राइट, इट इज वेरी टफ। सो सिमिलरली आसान और टफ का जो डिफिनीशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम जो बाइफर्केशन निकाले उसमें हम इस हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास किए कि अगर कोई एमपीपीसीएस की अलग से तैयारी नहीं करता हो, उस लड़के को वो चीज पता है या नहीं पता है, इस चीज को भी हम आपको आपको कंसीडर किए। एमपी के 32 क्वेश्चंस थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8 थे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के आपको 9 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन थे, गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के आपको 18 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के आपको 13 क्वेश्चन थे, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के 3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से संबंधित आपको 5 क्वेश्चन थे, और इकोनॉमी के फील्ड से इस बार बहुत कम, मात्र 3 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब कि 30%, 35% क्वेश्चन आपको एमपी को डेडिकेट करते हुए डेट, उसमें हम एमपी का करंट अफेयर्स भी उसी में ऐड ऑन कर दिए हैं, और जो चीजें जो सबको पता होनी चाहिए, जैसे चंबल नदी के बारे में एमपी के लोगों को ही नहीं, यूपी और बिहार के लोगों को भी पता होना चाहिए, उसको हम नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट माने हैं। जो भी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, जिसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाकर के इंदौर या भोपाल में तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उनको हम आपको बता रहे हैं, उनको हम नेशनल ज्योग्राफी का ही आपको हिस्सा माने हैं या ज्योग्राफी का हिस्सा माने हैं। ये बाइफर्केशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी आप लोगों को बहुत सारे पीसीएस देने हैं, झारखंड देना है, उसके अलावा बिहार देना है, यूपी देना है। तो हर एग्जाम में मोर और लेस मान करके अगर इस पैटर्न को सही चला जाए तो 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आप लोगों ने पुरानी ट्रेडिशनल चीजें पढ़ी हुई हो ना, तो बहुत इजीली आप रिवाइज करके चीजों को ले जा सकते हैं। उस 70% क्वेश्चन में अगर आपने 60% सवाल सही कर लिया तो वहीं पर आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियन निकल करके आ गए। ठीक है, अब 70% में 60% सही करने के लिए रिवीजन की है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, मेरे नोट्स को जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही उसमें से जो मिसिंग सवाल है, जैसे रसेल वाला सवाल था, लंदन टाइम्स के रसेल वाला, या और भी तमाम सवाल हम आपको वहां से दिखाएं। अब ये आपकी गलती है कि आपने उन चीजों को नहीं देख रखा। और पीसीएस हिंदी भाषी राज्यों के सारे पीसीएस आपको देने चाहिए, तो देने चाहिए तो इसका मतलब एक चीज और क्या निकल करके आ रहा है कि एमपी स्पेशल अगर 32% पूछा हुआ है, 32 क्वेश्चन है, तो यही पैटर्न अगर अगर सही मान लिया जाए, झारखंड में और पूछते हैं आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो राज्य विशेष के ज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को बोले कि आज भर में अगर आप लोग यूपी की ये किताब मंगा लेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज 3 महीने में हम लोग आराम आराम से यूपी की चीजें आपको करा देंगे, और साथ में जो भी आपको करंट अफेयर्स यूपी का होगा उसको भी बहुत आराम से करवा। सेम स्टोरी इज एप्लीकेबल टू बिहार, झारखंड ऑल्सो, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि यूपी आपको क्लियर करना है, और यूपी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आप किए बिना एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। एक समय था जब आईएएस की तैयारी आपको या यूपीएससी की तैयारी अलग जनता करती थी और पीसीएस की तैयारी अलग जनता करती थी, बट पिछले 4-5 सालों में क्या पैटर्न देखने को आया है वो ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाली जनता ही पीसीएस भी दे रही है, और पीसीएस की तैयारी करने वाली जनता भी आईएएस का एग्जाम दे रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि 70% सिलेबस सेम। अब इस 70% में, जिसको बोलते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस, या अपना जो फोर्ट है उसको अच्छे से होल्ड करके रखिए।
अपने किले की मजबूत किलेबंदी करके रखी। तो जो 70% ट्रेडिशनल सवाल आएंगे, बिहार में 150 क्वेश्चन आते हैं, 70% उसका 105 हुआ। उसमें अगर 60% आपने इफिशियंसी अगर ला दी तो 90 क्वेश्चन आपके वहां से सही हो जाएंगे। बिहार का करंट अफेयर्स वगैरह मिला के वहां का जो भी स्पेसिफिक फैक्ट होगा, रामचंद्र शुक्ल वगैरह मुरली भरावा गांव के थे, या सिताब दियारा के जयप्रकाश नारायण थे, या वहां पे सबसे अच्छा सेक्स रेशियो आपको बिहार में गोपालगंज में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो जौनपुर में देखने को मिलता है, राइट। तो इन फैक्ट्स को बहुत इजीली, मेरा मानना है ना कि 10 दिनों में बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। 10 दिन मोर देन सफिशियंट है। जैसे ये केसरी नंदन त्रिपाठी साहेब को अगर आप फॉलो करेंगे तो यूपी का मोर और लेस जितना ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आजकल ट्रेंड उसका बढ़ा हुआ है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का, तो उसमें भी लॉजिकली चीजों को डिडक्ट किया जा सकता है। बस आपके दिमाग में पता हो कि मेटकॉफ अच्छा आदमी था, कि लॉर्ड लिटन अच्छा आदमी था, कि रिपन अच्छा आदमी था। अगर भारत के बारे में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और वो स्टेटमेंट अगर आपके दिमाग में है कि लॉर्ड रिपन अच्छा आदमी था और लीटन बड़ा दुष्ट आदमी था, तो आप वो क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। और अगर आपने हिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा हुआ, आपको लग रहा हो कि लॉर्ड लीटन जो है सो कि बड़ा अच्छा आदमी था, इंडियंस के लिए बहुत कंसर्न था, तो वहां पर 1 मार्क्स आप खो देंगे। और 2-3 जो पैटर्न हम क्या नोटिस किए हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में भी और पीसीएस एग्जाम्स में भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब इनको पढ़ने के लिए हिस्ट्री की या तो 50 मोटी मोटी किताबें उठाइए, तब आपको 5-6 वो स्टेटमेंट वाले या 4-3 जितने भी क्वेश्चन होंगे आप 100% शुद्धता के साथ कर लेंगे। और या फिर हिस्ट्री का एक होलिस्टिक व्यू बना करके चलिए। थोड़ा दिमाग में रखिए कि किस टाइम पे कौन सा आदमी किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, क्या उसके विजन थे, नेहरू क्या आपको सोशलिस्ट आदमी थे कि नहीं थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लास्ट के लास्ट क्लास में हम आपको बताएं कि राजगोपालाचारी और सरदार पटेल कैपिटलिस्ट माइंडसेट के मोर और लेस लोग थे। स्टेटमेंट भी वहां पर दिया हुआ है जो कि कोई सोशलिस्ट स्टेटमेंट है। तो सोशलिस्ट नेताओं के तौर पर भगत सिंह भी समाजवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, चाचा नेहरू प्रभावित थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रभावित थे। तो स्टेटमेंट अगर आ रहा है कुछ सोशलिज्म को प्रमोट करता हुआ और अगर उसका आंसर आप राजगोपालाचारी लगा रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपना एक आंसर 1 मार्क्स अपना खुद से लूज कर रहे हैं। यही सारा स्मार्टनेस जो है ना आपको एग्जाम क्लियर करवाता है। और अगर ये सारा स्मार्टनेस आपने नहीं दिखाया तो एग्जाम आपका रोक देता है। बिकॉज जिस तरीके से बोलते हैं ना वो हिंदुओं में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूं सुनहु बहु विधि सब सुनता। भगवान विष्णु अनंत है और भगवान विष्णु की कथाएं अनंत हैं। तो वैसे 4-5 क्वेश्चंस के लिए आपको अनंत किताबें पढ़ देनी पड़ेंगी, उससे बचना है। तो जो 85 पन्ने का मेरा नोट्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िए और कोशिश करिए कि एक दिन में आपको, जैसे अगर आपको 3-4 पीसीएस देने हैं तो हर 3 दिनों तक, जैसे 3 दिन बिहार पढ़िए, अगले 3 दिन झारखंड पढ़िए। ये मेरा एक जस्ट सजेशन है आप लोगों में से जिनको के पास अपने लिए और बेटर स्ट्रेटजी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज की करंट तो हम आपको वीडियो दे ही रहे होंगे, जैसे अभी इन 5 दिनों का भी हम कंपाइल किए तो अभी उसका वीडियो हम लोग डाल रहे होंगे। ट्रेडिशनल जो चीजें हैं घटना चक्र वगैरह से कवर अप कराएंगे। हर स्टेट का जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा कि उत्तर प्रदेश में कालीन कहाँ मिलता है और इत्र के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये करके जाइए। और यूपी का अलग से करंट अफेयर्स, बिहार का अलग से करंट अफेयर्स भी करके जाइए। जैसे बिहार का करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का, 7 महीने का हम लोगों ने कंपाइल किया हुआ है, वो बहुत जल्दी एक क्लास में हम आपको 2-3 क्लास में कवर अप कराने वाले। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ट्रेडिशनल चीजें जो 70% सवाल जहां से, जो हम आप प्राण देते रहते हैं ना कि और कहां से सवाल आगे जाएगा, वो सवाल कहां से आया, तो स्टेटमेंट वाले के बारे में भूल जाइए ना। जो ट्रेडिशनल 70% है उसमें आपने कितना तीर मार लिया उसको पहले ध्यान दीजिए। उसमें 60% से कम अगर आपने क्वेश्चन सही किए तो समझिए कि तीर आपका सही निशाने पर नहीं लगा है।
और एग्जाम क्लियर करने के चांसेस आपने अपने हाथों धूमिल कर दिए हैं। मान करके चलिए फिर आपकी हालत वो कालिदास वाली है, लेकिन प्रकांड पंडित कालिदास वाली नहीं, वो पेड़ पर बैठ करके उसी पेड़ को काटने वाले कालिदास। 70% जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसमें 60% सही करिए। अनदर जो 30% वहां का स्टैटिक पोर्शन होगा, डायनेमिक पोर्शन होगा, करंट अफेयर्स होगा, उसमें 15-20% इफिशियंसी लाने का प्रयास करिए। 15-20% क्वेश्चन वहां से लेकर के आ जाइए। 25% तक भी इवन किया जा सकता है, राइट, थोड़ा और उस राज्य विशेष के बारे में जानेंगे तो। और इस तरीके से हर एग्जाम में आपके 60% क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे और 20% यहां। 80% अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। एक चीज, साथ ही साथ लूसेंट जैसा कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन बैंक, लूसेंट हो गया या घटना चक्र हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन बैंक को उठाइए और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज करते हुए और रटते हुए, ये कोई बहुत मतलब दिमाग तो चाहिए ही होता है। ज्योग्राफी तो हम आप लोगों को बताए ही है कि वो जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीटली साइंस है, वो कहीं से भी उसको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, वो सारा टेम्परेचर और प्रेशर का गेम है। बट जो हिस्ट्री है कि कांग्रेस का कोई अधिवेशन आपको रामगढ़ में ही क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कोई आपको लॉजिक बता देगा? कोई लॉजिक नहीं है, राइट। तो उस पोर्शन को आप जितनी बार आंखों के सामने से गुजारेंगे दैट वुड बी ग्रेट। अभी तक जो भी 3-4 हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे घटना चक्र हो गया या लक्ष्य 1-2 हो गया या मेरे जो वीडियो हैं, उनको कुछ मत करिए, दिमाग में एक बार बिठा लीजिए ना कि आज 1 महीने का घटना चक्र हमको देख जाना है। एक वो जो 3 ही तो इस साल के लिए एप्लीकेबल, तो आपके लिए अभी तक 3 ही घटना चक्र आए हैं, उनको एक बार देख जाना है। और हार्डली वो 1 घंटे की कहानी होती है। और ऐसे आपके पास 6-7 ही तो करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल पड़ा हुआ है। 3 घटना चक्र हो गया, 2 लक्ष्य हो गया, तीसरा 1 लक्ष्य और कराएंगे, 6 हो गया। वीडियो वगैरह देखने में हार्डली हमको लगता है हम जानबूझ के आपके लिए 4-4, 5-5 दिनों का वीडियो बनाते हैं, राइट। उसको लेकर के भी देखेंगे तो 30-30 मिनट, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं। तो हर दिन समय बांट लीजिए कि इतना समय हमको करंट अफेयर्स को डेडिकेट करना है। 1 घंटा अगर एक घटना चक्र उठा के आप देख लिए, कहानी खत्म है। 3 घंटा अगर आप लूसेंट को लगा लिए तो आपकी कहानी क्लियर है। आज जैसे हम खुद लूसेंट वगैरह देख रहे थे, राइट, एंड यू विल बी अम्यूज्ड टू नो कि 42 पेजेस करने में हमको लगे हैं 1.5 घंटे, 1 घंटे 38 मिनट। हम देख रहे थे कितना समय लगता है, राइट। आई एम क्वाइट श्योर कि लूसेंट आप उठाइए और पहले 42 पन्नों में कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बता रहे हैं, राइट। रीजन क्या है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 42 पन्नों के सारे क्वेश्चन हम कर लिए आपको 60 मिनट और 38 आपको 98 मिनट्स में। लेकिन कभी का मेरा किया हुआ है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको मार्क किए हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, इनको कैसे याद करना है। जो हमको आता है उसको हम क्यों देखने जाएंगे? अगर इंडस वैली से जो सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता है कि इसको हड़प्पा भी कहते हैं, उसको लेकर के भी एक क्वेश्चन है, तो वो हमको देखना चाहिए क्या? हेलो, तो अगर 42 पन्ने अगर 1.5 घंटे में देखे जा सकते हैं, और ये सब काम करना शुरू करिए, इन सब कामों को एंजॉय करिए कि हम क्या कोड बना पा रहे हैं। जैसे कल 371 आर्टिकल को लेकर के हम आपको बताएं कि ऐसे ऐसे क्रिएटिव तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो लॉन्ग रन में आपकी मेमोरी में चीजें रहेंगी। जैसे मणिपुर 371 सी में है, सी फॉर करेंसी हो गया। आसाम 371 बी में है, ए से राज्य शुरू होता है और बी में है। तो यही छोटे छोटे काम करने को भी डेली का आधा घंटा देंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होंगे। बिकॉज पढ़ना अपने आप में सारी जनता पढ़ रही है, 5 लाख जो एग्जाम देने पहुंचेंगे सब के सब लोग पढ़ रहे हैं। आपको कहां पर एग्जैक्ट डाउट है ये आप ही को पता हो सकता है। हो सकता है कुछ कोड हम आपको अपने तरफ से बता दें, जो जनरल कोड होते हैं हम आपको बताते भी हैं कि करेंसी मतलब सी, और उसको मणिपुर से रिलेट करें। लेकिन और भी हेयर एंड देयर के आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी कोड बना सकते हैं। हो सकता है आशुतोष जिस क्वेश्चन में फंसते हो शिवम आप उस क्वेश्चन में ना फंसते हो,
तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है उनको आपने आइडेंटिफाई अगर नहीं किया हुआ है ना, कि इस क्वेश्चन में हम फंसते हैं और इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसते हैं, तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तो जिसमें आप नहीं फंसते हैं उसी में आप सारा टाइम दे देंगे, और जहां आप फंस रहे होते हैं उनके लिए आपको समय ही नहीं होता है। कोई ऐसा आपने योद्धा देखा है जो लड़ाई में जा रहा है उसको पता ही नहीं हो मेरा दुश्मन कौन सा है? तो जो आपका दोस्त फैक्ट है ना हड़प्पा वाला, कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन सेम चीजें हैं, राइट, और सबसे बड़ी साइट आपको मोहनजोदाड़ो है, राइट, तो आप अपने दोस्तों से लड़ने में समय निकाल देंगे, दुश्मनों के लिए समय ही नहीं बचेगा, और वही दुश्मन भी पीछे से आकर के मार देगा, और हमको आपको लगेगा कि जब तक तुम हो मामा तब तक मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, राइट। वो बाहुबली बोलते हैं ना। हेलो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका कौन दुश्मन बैठा हुआ है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। इंडियन रिवर सिस्टम में कौन कटप्पा आपको पीछे से मारने के फिराक में है, कौन सी शिवगामी देवी ने आदेश दे रखा है कि इस आदमी की बलि ले लेनी है, ये अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है कि आपके दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप सारा का सारा समय अपना अपने दोस्तों से लड़ने में लगा देंगे, और उसी में कोई दुश्मन आपको पीछे से एक तलवार भौंक करके चला जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि न सिर्फ पढ़िए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करते हुए वीकनेसेस को दूर करने का प्रयास करिए, और कल से हम लोग यूपी और बिहार की कुछ कुछ कहानी देख रहे हैं। एक बार किताब वगैरह मंगा लीजिए और जान लीजिए कि अभी के समय में बिना प्रॉपर तैयारी के, बिना यूपी तैयार किए बिना, अगर आपको लगता है कि 70% ट्रेडिशनल सवाल तो हमको आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी आता है, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो उसमें 70 में भी 60 ही तो इफिशियंसी होगी, बहुत होगी तो 65 होगी, राइट। 65 भी लाना कोई बहुत आसान बात नहीं है, राइट। तो यूपी बड़े अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे, उसके लिए एक बार किताब आप लोग एक बार ये कर लीजिए, राइट, और फिर इसी स्ट्रेटजी को रख करके आगे बढ़ेंगे। एमपीपीसीएस आप लोगों में से जिन्होंने भी दिया है, मेरा व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानना है कि कट ऑफ 65 के इर्द गिर्द जाना चाहिए, बिकॉज पेपर टफ था, प्लस पॉलिटी में जैसे अभी तक पीसीएस वालों को लोगों ने समझ रखा था वो केवल आर्टिकल पूछते हैं, आर्टिकल 100 बता दो, आर्टिकल 76 बता दो। इस बार बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है, तो कोई सब स्टैंडर्ड किताब आप लोगों में से कोई सा भी आदमी पॉलिटी का पढ़ रहा है, लूसेंट कभी हम आप लोगों को बताए हैं क्या कि पॉलिटी के लिए छूइएगा? कभी आपको बताए हैं क्या कि लूसेंट से पॉलिटी पढ़ लीजिएगा? नहीं बताए हैं ना। अगर लूसेंट अगर आप छू रहे हैं पॉलिटी के लिए तो समझिए कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर लक्ष्मीकांत जितना डिटेल में हम आपको मार्क करा के दे रहे हैं, इतनी लाइन दिन भर गाने की तरह गुनगुनाते रहिए, राइट। इनको अपने रिलेटिव समझ के, नहीं रिलेटिव समझ लेंगे तो उनको फिर घर पे नहीं बुलाएंगे, राइट। इनको कोई अपना मित्र समझ के डेली 3-4 दिनों में एक बार पन्ने पलटते रहिए, इतने ही से आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को एक बार ध्यान में रख के थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। और एक बात और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हर रोज आप लोग एक आंसर नहीं लिख रहे हैं, आपका हम एक बार कॉपी चेक करके बताते हैं आशुतोष कि क्या कहानी है, राइट। एक आंसर भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं ना, तो आप समझिए आप अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ना, कि सारी कहानी आप प्रीलिम्स में जोड़ लेंगे कि हाँ प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया, जान प्राण दे करके प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन मेंस नहीं क्लियर होगा। बिकॉज जो भी लोग मेंस वगैरह क्लियर करके, जो भी लोग प्रीलिम्स क्लियर करके बैठे होते हैं, वो कोई बेवकूफ लोग नहीं होते हैं। तो बिना आंसर लिखे, बिना आप लोगों में से जिनको भी लगता है कि वो मेंस क्लियर कर लेंगे, एक्चुअली दे पीपल आर लिविंग इन सम सॉर्ट ऑफ फूल्स पैराडाइज, बेवकूफों के स्वर्ग में वो लोग रह रहे हैं, राइट। और या फिर उसके बाद लगने लगता है कि ये मतलब तुक्के से प्रीलिम्स निकल गया हो, राइट। अगर मेंस आपने, मेंस के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इट वुड बी लाइक तुक्के से निकल गया। वो बसों में लिखा होता है ना, बाबा बंगाली का जादू, राइट। हर गृह कलेश से लेकर के शत्रु से बचाव, इन सब के लिए बाबा बंगाली से मिले। तो किसी बाबा बंगाली की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, सरस्वती माता की शरण में जाने की जरूरत है। एक 5 रुपए का पेन हो और एक 10 रुपए की कॉपी हो, उसके ऊपर डेली 2 पन्ने लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी में क्या देखना